हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 से। देखिए यहाँ पर आज चैप्टर नंबर 9 है आपका, और यहाँ पर हम जन सुविधाओं के बारे में देखेंगे। यानी वो सारी सुविधाएं जो सरकार हमें मुहैया करवाती है और जिन पर हमारा हक है, यानी हमारा एकदम अधिकार है जिन सुविधाओं को प्राप्त करने का, तो उन सब सुविधाओं की बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए आप अपने सामने स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे होंगे। इस इमेज में आप जो यहाँ पर प्लास्टिक के कलश फूले जाते हैं वो देख पा रहे हैं, और यहाँ पर कैसे करके महिलाएं जो हैं, पानी का टैंकर है, पानी भरने के लिए कतारबद्ध हैं, आप देख पा रहे हैं। यानी एक तरह से आपके सामने एक समस्या निकल के आई कि भाई जल, यानी जल जो है ये जल एक समस्या के रूप में है कि भाई जल की उपलब्धता हो रही है कि नहीं हो रही है। कुछ इलाके भारत में ऐसे हैं यहाँ पर जल उपलब्ध है, कुछ इलाके ऐसे हैं यहाँ पर जल उपलब्ध है ही ना। तो वहाँ पर कैसे सिचुएशन से निपटा जाए, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि भाई जनता को जल मुहैया करवाया जाए, क्योंकि जल उसके आधारभूत संसाधनों में से एक होता है। तो इसलिए यहाँ पर जल उपलब्धता की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो ऐसे करके यहाँ पर जल से रिलेटेड एक चित्र था ये वाला। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है एक अन्नागार, ठीक है, यानी एक अन्ना नगर का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर एक सैदापेट का यहाँ पर महिलाओं का चित्र दिखाया गया है, ठीक है। यानी अन्ना, यहाँ पे अन्नागार में देख रहे हैं, यहाँ पे गंदगी दिखाई गई है इधर उधर, भाई गंदगी टाइप है चेन्नई में। इधर ये अन्नापेट में जल की समस्या दिखाई गई है, यहाँ पे सॉरी सैदापेट में जल की समस्या दिखाई गई है। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक मणिपाक्कम का चित्र दिखाया गया, मैलापुर का दिखाया गया है कि भाई वाटर टैंकर आया, वाटर टैंकर यहाँ पर वाटर पानी की सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे करके चित्र यहाँ पे काफ़ी सारे दिखाए गए हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे रखी गई है पानी वाली, यानी हमारी जो जन सुविधाओं में, यानी हमारी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उनमें पहली समस्या आती है आपकी पानी की। तो पानी के बारे में कहानी बताई गई है कि भाई राम गोपाल हैं और ये जैसे आला सरकारी अफसर हैं, यानी एक आला अफसर का मतलब ये अच्छे खासे पोस्ट पर एक सरकारी अफसर हैं ये, और चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव कारण इनके आसपास के जो बगीचे हैं वहाँ पर अच्छे खासे फल फूल रहे हैं। यानी इनके यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी आता है, और कभी कभी ऐसे पानी की आपूर्ति बाधित हो जाए तो वही चूंकि अधिकारी हैं, अधिकारी रैंक के पर्सन हैं, तो जल निगम के किसी अधिकारी से बात करते हैं और उनके पास टैंकर का इंतजाम फौरन हो जाता है। अब दूसरी स्थिति चेन्नई के बारे में एक इलाका और बताया गया है कि शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यानी कि यहाँ पर एक मैलापुर इलाका है, यहाँ पर सुब्रमण्यम का अपार्टमेंट है, यहाँ पर पानी कमी है। नगर पालिका ने जो वादा किया वो कहा है कि भाई 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध करवाती है। नगर पालिका यहाँ पर 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध करवा पा रही है। आप सोचिए यहाँ पर तो बताया गया है कि भाई कुछ लोगों के पास यहाँ पे बोरवेल वगैरह हैं, लेकिन वहाँ पर खारा पानी निकल रहा है, उनसे वो अपनी साफ सफाई की जरूरतें तो पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन पीने के लिए पानी उन्हें जो है दूसरे कामों के लिए उन्हें टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। तो ये सुब्रमण्यम की समस्या बताई है, इन्हें जो है प्रतिमाह 500 से 600 रुपये टैंकर से पानी खरीदने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, जिसे हम जल शोधन उपकरण बोलते हैं, वो भी लगवाया हुआ है ताकि पानी को साफ करके वो पी सकें। तो ऐसे करके 2 कहानियां बताई हैं भाई। एक तो अधिकारी है, अधिकारी रैंक का है, उसकी बस्ती में पानी अच्छा खासा आ रहा है। एक दूसरा मिडिल क्लास का व्यक्ति है, वो कैसे जीवन यापन कर रहा है वो बताया गया है, पानी से जूझ रहा है। अब एक तीसरी कहानी है पद्मा, एक घरेलू नौकरानी की है। तो नौकरानी का शब्द जैसे ही आया यहाँ पर तो आपके माइंड में चीज आ गई होगी कि मलिन बस्तियों में रहने वाली, ठीक है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली ये है। तो ये सैदापेट में काम करती हैं और पास की झुग्गी बस्ती में रहती हैं। यानी इसका झुग्गी का किराया जो है वो 650 रुपये है। यहाँ पर शौचालय भी नहीं है, पानी का भी कोई स्रोत नहीं है। इसके अलावा 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक नल है, जहाँ पर लगभग यानी इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। मुश्किल से 3 बाल्टियाँ भरी जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी पानी को लोग नहाने धोने, यानी 30 घर के लोग हैं उनके लिए कितना है, 30 घरों के लिए ओनली एक नल यहाँ पर है, और एक नल से हर आदमी को कितनी बाल्टियाँ पानी मिलता है? 3 बाल्टियाँ पानी मिलता है, यानी वो बहुत ही कम पानी मिलता है, ठीक है। और इसके लिए उन्हें घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। तो ऐसे करके 3 लोगों की समस्याएं बताई, यानी चेन्नई में रहने वाले एक तो अच्छे खासे संपन्न परिवार का व्यक्ति है, वहाँ पर सप्लाई कैसी हो रही है, एक मध्यम वर्गीय परिवार है और एक निम्न वर्गीय परिवार है। एक यहाँ पर बताया गया ये मणिपाक्कम रह गया कि मणिपाक्कम में एक रह रहा है ये मजदूर कामगार, ठीक है। ये 4 दिन में एक बार पानी मिल रहा है। तो पानी की समस्याएं बताई गई हैं कि किस तरह से लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपकी बात निकल के आती है कि भाई जीवन के अधिकार के रूप में पानी है या नहीं है। यहाँ पर ये निकल के आती है कि संविधान का जो हमें आर्टिकल 21 दिया गया है, अनुच्छेद 21 दिया गया है, ठीक है, यानी जिसमें जीवन का अधिकार दिया गया है, क्या इसमें पानी आता है या नहीं आता है। तो आप सभी को पता होगा कि पानी, कोई भी व्यक्ति जो है पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक रहीम जी का दोहा याद आ गया
कि रहीम जी का एक दोहा है कि भाई रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यानी मोती जो समुद्र में मोती का निर्माण होता है उसमें भी पानी की यानी अच्छा नक्षत्र की बूंद चाहिए होती है। मानुष का मतलब होता है मनुष्य, यानी मनुष्य को भी जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत है। और चून का मतलब है आटा, यानी आप जो घर में आटा जो मारते हैं, आटा जो गूंथते हैं, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों चीज़ें जो है बिना पानी के नहीं उबर सकती, इनके लिए पानी चाहिए ही चाहिए। यानी मनुष्य को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए चाहिए। यानी मनुष्य भोजन खाएगा, अपने नित्य के क्रियाकलाप करेगा, मान लेते हैं नित्य के क्रियाकलापों में पानी यूज ना करे, लेकिन भोजन में तो उसे करना ही करना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ह्यूमन बॉडी है लगभग 70% ह्यूमन बॉडी में पानी होता है। तो हमें पानी की बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यक है, यानी हमारे जीवन जीने के लिए एक बहुत ही आधारभूत तत्व के रूप में है ये। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि न केवल ये हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने के साफ पानी से हमारी बहुत सारा पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। ठीक है, यानी पीने का अगर साफ पानी मिल रहा है तो हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हमने देखी पीने के पानी से होती हैं, दस्त, पेचिस, हैजा वगैरह जो बीमारियां होती हैं, तो ये सब इनसे हम रोक सकते हैं। अब देखिए पानी के बारे में अगर हमारे यहाँ बात करी जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई पानी से संबंधित हमारे यहाँ बीमारियों के कारण लगभग 1600 से ज़्यादा भारतीय बच्चे ये मौत के मुंह में समा जाते हैं। ये यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिख लेना कि पानी से संबंधित हमारे यहाँ समस्याएं इतनी ज़्यादा रहती हैं कि लगभग हर वर्ष 1600 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो लगभग दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियां इन्हें ग्रसित हो जाती हैं और इनमें समा जाती हैं। और ज़्यादातर इनमें संख्या किसकी है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या है। यानी इनमें मरने वाले बच्चे कौन से हैं? 5 साल से कम एज वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई आपका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, इसमें पानी के अधिकार को यानी जल के अधिकार को क्यों है जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। यानी यहाँ पर साफ साफ कहा गया है चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति का यह अधिकार है उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पानी की उपलब्धता मिले, पानी उसे मिले। तो यहाँ पर इसमें ये सब पॉइंट लिख लेना, यानी ये साफ साफ हमारे अनुच्छेद 21 में डिफाइन कर दिया गया है। यानी ठीक है, तो इसे ये आप लिख लेना। यानी कि पानी की सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी तक, चाहे अमीर गरीब किसी भी तबके का हो, पानी से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। इवन इफ आपने, अब तो ये भी रूल आ गया है, अभी हाल ही के दिनों में कुछ दिनों पहले आया था कि भाई कोई भी 5 स्टार होटल हो, 7 स्टार होटल हो, पानी की बोतल पर जो प्राइस है उस पर ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकता है, अतिरिक्त टैक्स नहीं लगा सकता है, उसे उस बोतल को रेट टू रेट देना पड़ेगा। ये भी यानी आ चुका है। तो पानी की उपलब्धता के बारे में यानी यही है कि सार्वभौमिक पहुँच, सभी तक पानी पहुँचना चाहिए। तो ये बात आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी हाल में ही एक मुकदमा आया था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। मुकदमों में भी जो सुरक्षित पेयजल को यहाँ पे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। एक मुकदमे का जिक्र किया गया है, 2007 के मुकदमे का है, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आया और ये पानी की गंदगी के सवाल पर था। यानी किसान ने एक पत्र लिखकर ये मुकदमा दायर करवाया था। इसने कहा था कि भाई कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, ये गांव की पास में एक जलधारा है, इसमें अपने रसायन छोड़ देती है। यानी गांव के पास में एक छोटी सी नहर बह रही है, उस नहर में अपने गंदे रसायनों को छोड़ देती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो आसपास का भौम जल है वो दूषित हो रहा है। ठीक है, यानी उससे भूमिगत दूषित हो रहा है, सिंचाई और पानी के स्रोत भी अन्य भी दूषित हो रहे हैं। तो ऐसे करके न्यायाधीशों ने उस समस्या को समझा और न्यायाधीशों ने तत्काल महबूबनगर जिले के जो जिला कलेक्टर थे उन्हें आदेश दिया था कि वो हर व्यक्ति को डेली 25-25 लीटर पानी उपलब्ध करवाएं। तो ऐसी कुछ ये घटनाएं यहाँ पे घटित हुई हैं, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, केवल कहानी के रूप में समझ लीजिए। यानी किस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे संज्ञान में लिया और किस तरह से इससे निपटा है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया संयुक्त राष्ट्र की 2002 की बैठक में यहाँ पर ये बताया गया है कि जल का अधिकार का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से बहुत पहुंच के भीतर और सस्ती दर से पानी मिलना चाहिए। यहाँ पर यह भी स्वीकार किया गया संयुक्त राष्ट्र की बैठक में। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। मेन चीज़ यहाँ पर आपकी बात एक ही बात में समाप्त हो गई कि भाई हमारे लिए जीवन के अधिकार के तहत माना गया है जल अधिकार को। तो ये सेकेंड पॉइंट लिख लिया होगा। अब बात करते हैं जन सुविधाएं। जन सुविधाएं होती क्या हैं? अब देखिए इससे पहले यहाँ पर नोट के रूप में से लिख लेना ये वाला कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6वें नंबर के में हमारे यहाँ जल और स्वच्छता को रखा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को रखा है। ये लिख लेना। जन सुविधाएं होती क्या हैं? अब देखिए आप सभी को मालूम है कि हमारे समाज में हमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं की ज़रूरत होती है जो कि आधारभूत सुविधाएं बोली जाती हैं। यानी आधारभूत सुविधाओं का मतलब ये है कि इसमें हमारे लिए भोजन, आवास, पीने का पानी, साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब आधारभूत सुविधाएं मानी जाती हैं। और देखिए इनकी जो उपलब्धता है केवल और केवल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकती है इन्हें। कोई प्राइवेट फर्म भला इन्हें क्यों प्रोवाइड करवाएगी? यानी प्राइवेट फर्म जो भारतीय नागरिकों को क्यों प्रोवाइड करवाएगी ये सब आधारभूत सुविधाएं? तो गवर्नमेंट जब इन्हें प्रोवाइड करवाती है और गवर्नमेंट का उद्देश्य यही होता है कि समाज के हर वर्ग को इससे लाभ मिले, इसलिए इन्हें जन सुविधाएं बोला जाता है।
इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, जन सुविधाएं, यानी लोगों के लिए सुविधाएं हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर आपने पिछले अध्याय में बताया गया, आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली आती है, सार्वजनिक परिवहन आता है, विद्यालय कॉलेज, ये अनिवार्य चीज़ें हैं, इन्हें जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिख लेना, यहाँ पर स्वास्थ्य और स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, ये सब चीज़ें जो हैं इन्हें जन सुविधाएं कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है उसका अभी अर्थ मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वही बात बताइए कि जन सुविधा की विशेषता क्या होती है। जन सुविधा की विशेषता ये होती है कि भाई जैसे कि ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड हो रही है, तो ये एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका जो है बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोई बस चलाती है, कोई ट्रेन चलाती है, तो क्या वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए होती है? नहीं, वो सभी के लिए होती है। और जब तक उसकी लाइफ होती है तब तक वो सभी को लाभ पहुंचाती है। कोई ट्रेन चलाई तो ट्रेन का लाभ क्या किसी व्यक्ति विशेष को, क्या किसी नेता को मिलता है? नहीं, सभी को मिलता है। वैसे कोई स्कूल खुलवाया तो स्कूल का लाभ किसी जो है चंद बच्चों को थोड़ी ना मिलता है। स्कूल का लाभ जो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हर बच्चे को मिलता है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि भाई यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, बच्चों की शिक्षा के बारे में लिया गया है। एक एग्जाम्पल लिया है बिजली का, जैसे बिजली का हमने कहीं आपूर्ति करवा दी, उससे क्या होगा, किसानों के पंप सेट भी चलेंगे और लोग बिजली से चलने वाले छोटे मोटे वर्कशॉप भी खोल सकेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। यानी कि एक सुविधा से तमाम लोगों को तरह तरह के लाभ हो रहे हैं, समझे। यानी एक बार निर्माण हो जाने के बाद एक ही सुविधा के जो आयाम है वो भिन्न भिन्न आयाम है, भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न लाभ हो रहे हैं। अब देखिए जन सुविधाओं में सरकार की भूमिका क्या है। सरकार की भूमिका क्या होती है कि सरकार कैसे इन सब चीज़ों में कैसे दिलचस्पी उठाए और सरकार क्यों इसे पूरा करवाए। तो आप सभी को मालूम है कि भाई कोई भी प्राइवेट फर्म हो अपने मुनाफे के लिए काम करती है। यानी आप सभी ये बात जानते हैं, कोई प्राइवेट फर्म जो होती है वो अपने मुनाफे के लिए काम करती है, उसे आपके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर प्राइवेट फर्मों का यही फंडा होता है मोस्टली। लेकिन सरकारें जो होती हैं उनका दायित्व ये है कि भाई चूंकि जनता के प्रतिनिधित्व से चुनकर आई है, जनता के समर्थन से चुन के आई है, तो उनका दायित्व ये बनता है कि हमारे अपनी जनता की देखभाल करनी है, जनता की जो आधारभूत जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना है। तो इसलिए सरकार की भूमिका यहाँ पे प्रमुख हो जाती है कि सरकार अपने नागरिकों को, अपने देश की जनता को जो जरूरी आधारभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना इसी में ही देखिए सरकार की भूमिका में ही थर्ड पॉइंट लिख लेना, इसी में थर्ड पॉइंट करके इसी में लिखवा दे रहा हूँ पर जन सुविधाओं में कि यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। यानी ये लिख लेना कि सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को जो जन सुविधाएं मुहैया करवाए, सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया करवाए, ये लिख लेना आप। अब देखिए एक जन सुविधा के तहत यहाँ पर आपने सुना है भारतीय संविधान में जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी गई है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। ऐसे करके आपने ये सब चीज़ें देखी हैं। अब देखिए निजी कंपनियों के बारे में बताया गया है कि निजी कंपनियां, जैसे आपने देखा था बाजार में कमीज वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर जन सुविधाओं में क्या होता है, मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। यानी जन सुविधाएं क्या होती हैं, लोगों के कल्याण के लिए होती हैं। वहीं निजी कंपनियां केवल अपने मुनाफे पर चलती हैं। तो वही बात यहाँ पे दोहराई गई है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि भाई ज़्यादातर जन सुविधाओं में क्या होता है, मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ जन सुविधाएं ऐसी हैं जिनमें जो है प्राइवेट फर्में भी दिलचस्पी लेती हैं। जैसे स्कूल हुआ, अस्पताल हुआ, यहाँ पर कुछ ऐसी जन सुविधाएं जिनमें प्राइवेट कंपनियां भी दिलचस्पी ले रही हैं। कई जगहों पर क्या होता है, गवर्नमेंट ने टेंडर दे रखे हैं, गवर्नमेंट से अनुबंध हो रखे हैं प्राइवेट फर्मों के, उनके जरिए निजी कंपनियां जन सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही हैं। और उन लोगों का जो बिल है, उन लोगों का जो खर्चा है वो चंद लोग उसे उठा पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो निजी कंपनियां सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही हैं उनका लाभ कुछ चंद लोगों को मिल पा रहा है। क्योंकि निजी कंपनियां क्या करती हैं, पैसे लेती हैं। पैसे लेने की वजह से क्या होता है, हर किसी को लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल का देख लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में केवल वही लोग तो जा पाएंगे जिनके पास पैसा है। अब जिनके पास पैसा ही नहीं है वो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये फर्क जानते हैं कि गवर्नमेंट सुविधाओं में और प्राइवेट में क्या अंतर है। ये प्राइवेट सुविधाएं सबके लिए नहीं होती हैं, प्राइवेट के लिए कुछ ना कुछ धनराशि चुकानी पड़ती है। लेकिन वर्तमान में हम काफ़ी जगह में देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए क्या करती है, प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में टेंडर दे देती है। तो उनसे कहीं ना कहीं जनता का लाभ नहीं होता, जनता का नुकसान ही होता है, क्योंकि प्राइवेट वाले मनमाने ढंग से अपना जो है कार्य यहाँ पर चलाते हैं। तो वो सब चीज़ें आपके समाज में देखने को मिलती होंगी। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। मूलभूत सुविधाओं में वही सुविधाएं आ जाती हैं जिनका जिक्र मैंने नीचे किया है, नीचे भी मैं लिखवा दूंगा। तो पहले अगला पॉइंट इसमें लिख लेना यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे प्राइवेट वाला लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना, थर्ड चौथा पॉइंट आएगा यहाँ पर।
जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। तो इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं, उनका पूरा डेफिनेशन जो है वो लिख लेना। मूलभूत सुविधाएं यानी यहाँ पर सब पॉइंट करके भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें जो कि जिंदा रहने की जरूरत होती हैं, ये सब मूलभूत सुविधाओं में आती हैं, ये लिख लेना। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि देखिए कहानी दी हुई है कि झुग्गी बस्ती के बारे में कि भाई ये कहानी क्या है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। कहानी में स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि कहानी पर इतना ज़्यादा फोकस करने से कोई फायदा नहीं है। ये कहानी दोहराई गई है कि पानी वाली समस्या। अब बात करते हैं सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। अगली हेडिंग आपकी यही है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा सरकार कहाँ से लाती है, यानी सरकार अपनी जेब से तो नहीं खर्च करेगी, कहीं से तो पैसा जुटाएगी जन सुविधाओं के लिए। तो क्या आपने देखा है कि हर साल सरकार लगभग फरवरी के महीने में 1 फरवरी को क्या करती है, अब तो 1 फरवरी को आने लगा, 1 फरवरी को बजट जारी किया जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेना, हर साल सरकार जो है संसद में बजट पेश करती है और इसके जरिए वह अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें पिछले साल के खर्चों को खाता पेश करती है और आने वाले साल की योजनाओं का खाका तैयार करती है या खाका सामने रखती है, ऐसे लिख लेना इसमें। यानी कि यहाँ पर लिख लेना हर साल सरकार संसद में बजट पेश करती है, इसमें अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है और वह पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। ये पहले पॉइंट पर लिख लेना। तो यहाँ पर ये पता चलता है सरकार के बजट के जरिए कि भाई हमें कितना रुपया कौन सी मद में खर्च करना है, डिफेंस में कितना खर्च करना है, एग्रीकल्चर में कितना खर्च करना है, लोगों के रोजगार के लिए कितना खर्च करना है, यहाँ पर हेल्थ में कितना खर्च करना है, एजुकेशन में कितना खर्च करना है, ये सब आप देखते होंगे। तो ये ऐसे करके यहाँ पर सरकार बजट में बताती है कि हम इतना इतना आवंटन कर रहे हैं रुपया, ऐसे ऐसे खर्च होगा ये। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर ये जो रुपया होता है आता कहाँ से है, यानी योजना चलाने के लिए रुपया आता कहाँ से है। तो यहाँ पर ये जो रुपया है ये जनता से मिलने वाला कर जो है सरकार की आमदनी का ये मुख्य जरिया होता है। यानी सरकार जो है जनता पर जो टैक्स लगाती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, वो टैक्स जो होता है वो सरकार की योजनाओं का जरिया होता है, सरकार की योजनाओं के लिए पैसे का मुख्य जरिया होता है। अब सरकार ये सब वसूलती कहाँ से है, आपने देखा होगा उत्पाद कर लगा के, निगम कर लगा के, इस तमाम तरह कर लगाकर हमसे वसूलती है पैसा। तो यहाँ पर 2 ही पॉइंट आप लिख लेना, ये केवल पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कि जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है और इसी से यहाँ पर ये सारी सुविधाएं, सारी जो फैसिलिटी है प्रोवाइड कर पाती है। तो ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये जो है यहाँ पर ये आप जो है ग्राफ ये बना लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सन 2018 का केंद्रीय बजट दिखाया गया है कि भाई 1 रुपया जो है भारत सरकार का 1 रुपया जो है ये कहाँ कहाँ व्यय होता है। सबसे ज़्यादा व्यय होता है आपका 24% या 24 पैसा, ये होता है करों और शुल्कों से राज्यों का हिस्सा, यानी 24 पैसा राज्यों के चलिए जाते हैं, राज्यों के लिए 24 पैसा चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा 18 पैसा ब्याज अदायगी, यानी जो ऋण वगैरह लिए जाते हैं उनके लिए ब्याज अदायगी की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा 10 पैसा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में चला जाता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं 9 पैसा चला जाता है। डिफेंस में 9 पैसा जा रहा है 1 रुपये का। आर्थिक सहायता में 9 पैसा जा रहा है। वित्त आयोग अन्य अंतरण में 8 पैसा जा रहा है। अन्य व्यय में 8 पैसे जा रहे हैं और 5 पैसा जा रहा है पेंशन में। ऐसे करके दिखाया गया है कि भाई 1 रुपया खर्च कहाँ हो रहा है। ये सन 2018-19 के बजट के अनुसार आपके सामने देखा गया है कि 1 रुपया खर्च कहाँ होता है, ये आपके सामने रखा गया है। तो इसमें आप जो इंपॉर्टेंट कोर हैं वो लिख लेना यहाँ पर। जैसे सबसे ज़्यादा सरकार जो पे करती है किसके लिए करती है, करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के लिए, और सेकंड नंबर पर ब्याज अदायगी के लिए। ठीक है, ये पूछा जाता है अक्सर करके सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है सरकार का, यहाँ पे खर्च होता है। तो ये बना लेना चार्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है जन सुविधाएं क्या हैं, क्या महत्व है इनका, किस तरह से सरकार इन्हें हैंडल करती है वो बताया गया है। अब यहाँ पे कहा गया है सरकार जो है कुछ जन सुविधाओं के लिए यहाँ पर निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। जैसे यहाँ पे सड़कें बनाने के लिए निजी ठेकेदारों को टेंडर दे देती है। दिल्ली में बिजली वितरण का काम जो है प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है भाई इन कंपनियों पर वो कड़ी नजर रखे। ये हकीकत बात ही बनती है, आप सभी को मालूम है। प्राइवेट फर्मों के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं होगा तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे, और अपनी मनमर्जी चलाएंगे तो यकीन मानिए उससे कहीं ना कहीं जनता को नुकसान होगा, जनता को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, उन्हें नुकसान होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि सरकार कैसे मुहैया करवा रही है, यानी किस तरह से मुहैया करवा रही है सरकार। यहाँ पर आप लिख लेना इसमें अगला पॉइंट करके। देखिए 2 पॉइंट तो लिख लिए, सरकार पैसा कहाँ से लाती है। अब अगली इसी में हेडिंग बना लेना कि सरकार जन सुविधाएं, यानी कि सरकार जन सुविधाएं, या फिर मत लिखिए, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा नोट करके, कि सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा लेती है, जैसे सड़कें बनवाना, बिजली वितरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें वही से बताया गया है कि आप देखते होंगे अगर आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी दर भी बढ़ जाती है। तो वही सब बताया गया है कि पानी का इस्तेमाल के लिए इन्होंने धनराशि निश्चित कर रखी है कि 100 यूनिट तक होगा तो आपको मिनिमम चार्जेस इतने जाएंगे, इससे ज़्यादा होगा उपभोग तो इतने जाएंगे, वो आप सब जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई रुपया आता कहाँ से है, ये लिखना जरूरी है। अभी तक तो आपने ये मालूम किया कि भाई 1 रुपये में से कितना कितना पैसा खर्च हो जा रहा है, वो आपने देखा कि रुपये का खर्चा कितना हो रहा है। अब ये देखते हैं रुपया आ कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज़्यादा 23 पैसा जो आता है माल और सेवा कर और अन्य कर लगाने से 23 पैसा वसूल होते हैं। इसके अलावा निगम कर जो होते हैं, यानी निगम कर परिसंपत्तियों वगैरह पे, तो उनसे 19 पैसा मिल रहा है। उधार और अन्य देयताओं से 19 पैसा मिलता है इन्हें। 16 पैसा इन्हें इनकम टैक्स से मिलता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8 पैसा मिलता है और विभिन्न विभिन्न राजस्व से 8 पैसा मिलता है। सीमा शुल्क 4 पैसे मिलता है इन्हें और ऋण और पूंजी परिसंपत्तियों से 4 पैसा मिलता है। ऐसे करके इनका 1 रुपया तैयार होता है। तो ये आप यहाँ पर लिख लेना। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भाई ये सार्वजनिक परियोजना, सार्वजनिक परिवहन की परियोजनाओं के बारे में बताया गया है, बस के बारे में बताया गया है और मेट्रो के बारे में बताया गया है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि कम दूरी की जो परिवहन के लिए हम अक्सर क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बसों का। और मान लीजिए कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, जैसे हम दिल्ली में है, लखनऊ में है, अहमदाबाद में, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मेट्रो इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इनका किराया सस्ता होता है और द्रुत गति से हमें ये पहुँचा भी देती हैं। तो आजकल ये साधन यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट साधन बन गया है। तो सरकार क्या करती है, इनके लिए कुछ धनराशि आवंटित करती है। जैसे यहाँ बताया गया है कि सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा जो दिल्ली मेट्रो के लिए किया, पहले खंड के निर्माण के लिए दिया। तो ऐसे करके सरकार जो है इन परियोजनाएं लेकर आती है। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अक्सर आप सब लोग विकसित और विकासशील देशों की जो प्रवृत्ति है उसको समझ नहीं पाते हैं। डेवलप्ड और कंट्री कौन कौन से हैं और डेवलपिंग कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से विकसित हैं, कौन विकासशील हैं, तो समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई विकसित हम ये तब हैं कि भाई जब हम में से हर किसी के पास अच्छा खासा पैसा हो, अच्छी खासी गाड़ी हो, बंगला हो, तो हम विकसित हो जाएंगे। जबकि विकसित का मतलब ये नहीं है। एक बार मैंने एक पूरा पढ़ रहा था, जापानी आर्टिकल पढ़ रहा था, एक जापान के साइंटिस्ट का था, तो वहाँ पर लिखा था कि विकसित देश वह नहीं है जहाँ पर जनता के हर तबके के पास कार हो, हर व्यक्ति के पास कारें हों। विकसित देश वह है जहाँ पर अमीर से अमीर व्यक्ति भी सरकारी ट्रांसपोर्टेशन यूज करे। ये हकीकत बात थी। यानी जापानी एक आर्टिकल जो था, एक वैज्ञानिक, वो हकीकत आर्टिकल लिखी हुई थी, हकीकत लिखा हुआ था कि विकसित देश उसे माना जाएगा जहाँ पर जो अमीर व्यक्ति भी हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता हो। जापान एक ऐसा ही शहर है। जापान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो देश विकसित बन पाया। जबकि हम लोग क्या है, हम लोगों का एक माइंडसेट बन गया है भाई अमीर होने का मतलब हम गाड़ी होगी, बंगला होगा, अलग स्टेटस होगा, समाज से बिल्कुल अलग रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बताया गया है। क्यों, नुकसान क्या क्या है? नुकसान ये होता है भाई, आप मान लीजिए अपना खुद का पर्सनल सब चीज़ें लेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, उससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा, आपका खर्चा भी बढ़ेगा। वहीं अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, सरकार का भी उसमें सहायता करेंगे, आप सरकार को भी पैसे देकर आएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपकी जो सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं जब आप एक संभ्रांत व्यक्ति या फिर एक संपन्न व्यक्ति कहीं ट्रांसपोर्ट करेगा, यात्रा करेगा परिवहन में, तो उससे क्या होगा, जो भी सरकार की खामियां होंगी तो वो कह पाएगा सरकार से कि भाई इसमें परिवहन में ये दिक्कतें आ रही हैं, आप इसे सही करिए। अब होता क्या है कि अमीर व्यक्ति तो अपना विकल्प निकाल लेते हैं, जैसे कि हमारे भारत में होता है। अमीर व्यक्ति, नेता लोग, उनका तो विकल्प निकल आया कि भाई हमारे पास उड़न खटोले हैं, हमारे पास तो अपनी खुद की SUV हैं। अब गरीब जनता रह गई, वो भाई ट्रेनों में धक्के खाती है, सड़कों पर पैदल मर जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। यानी हम विकसित तब बन सकती हैं जब हमारे यहाँ गरीब और अमीर सब एक ही सेम डिब्बे में यात्रा करें। कोई ये माइंडसेट बना कर ना करे कि हमारे पास अलग संसाधन हो। क्योंकि मैंने बताया अलग संसाधन का मतलब यही हो जाता है कि जो आपकी निम्न तबके की योजनाएं होती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं आपके सामने, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं। यानी अक्सर प्राइमरी स्कूल्स की हालत लगभग सभी राज्यों में, अभी जैसे 1-2 राज्य छोड़ दें, दिल्ली छोड़ दें, केरला छोड़ दें, ठीक है, तो इनको छोड़ दें अगर दिल्ली और केरला को, तो अलग बात है। लेकिन अक्सर सभी राज्यों में, खास करके यूपी और बिहार की हालत तो बहुत ज़्यादा खस्ते हाल है। यानी नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई थी, उसमें देखा था कि यूपी और बिहार ने नीचे से टॉप किया था लिस्ट में। 20 राज्यों का सर्वे हुआ था, उसमें प्राइमरी एजुकेशन को लेकर यूपी बिहार नीचे से टॉप मार रहे थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी स्कूलों की हालत क्यों खराब हुई। प्राइमरी स्कूलों की हालत इसलिए खराब हुई कि भाई एक अब माइंडसेट ये बन चुका है कि सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ते हैं जो फीस दे नहीं सकते हैं, गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, यानी जो दो वक्त की रोटी नहीं कमा पाते वो बच्चे पढ़ते हैं। एक माइंडसेट बन गया।
लेकिन अब आज से 40 साल पहले जाइए, क्या ये स्थिति थी? 40 साल पहले जो आज के IAS IPS बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो निकले हुए हैं वो सब गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए थे और वो आज इस पोस्ट तक पहुंच पाए हैं। लेकिन आज एक माइंडसेट बन गया है कि थोड़ा जरा सा भी संपन्न व्यक्ति है अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भेजेगा। क्यों भेजता है प्राइवेट स्कूलों में? भाई एक हमारी ऊंची नाक होगी, ऊंचा हमारा सम्मान होगा बच्चे का, बच्चे कुछ ज़्यादा सीखेंगे। अगर वही व्यक्ति यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूलों में भेजने लगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट की जो खस्ता हाल हालत है वो सुधर पाएगी। क्योंकि यहाँ पर अब ऑब्वियस सी बात है, गरीब यानी पुअर फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब पुअर फैमिलीज़ के पेरेंट्स वगैरह उन्हें नॉलेज नहीं है कि टीचरों से शिकायत किस प्रकार करें। टीचर जो है कामचोरी वगैरह कर रहे हैं, टीचर जो अपना दायित्वों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम कैसे टोकें? वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस पर समस्या ही इतनी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर कुछ अमीर व्यक्तियों के परिवारों के बच्चे आएंगे तो यकीन मानिए वो बार बार टीचरों से उनकी शिकायत भी करेंगे, बड़े आला अधिकारियों से शिकायत करेंगे, भाई टीचर अपने दायित्वों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके प्राइमरी एजुकेशन सुधर जाएगी। लेकिन होता क्या है कि भाई जो अमीर व्यक्ति है, जरा सा भी जिसमें पैसा आ गया तो वो क्या करता है, उठा के प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भर्ती करवा देता है। तो ऐसे क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी हालत और ज़्यादा खस्ता होती चली जा रही है। क्योंकि जो गरीब है, गरीब में कहने का सामर्थ्य ही नहीं है, गरीब कह नहीं सकता है। तो ये यहाँ पर आपके सामने सिचुएशन है। तो ये अंतर आ जाता है विकसित और विकासशील में, कि हमें विकसित अगर बनना है तो हमारे यहाँ जो अमीर तबका है, अमीर तबके को अपना जो माइंडसेट बना रखा है कि हमें बिल्कुल समाज से अलग कट के चलना है, वो माइंडसेट को निकालना पड़ेगा। तब हम विकसित वाली श्रेणी में, जैसे जापान आगे बढ़ पाया तो वैसे ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ें हैं। यहाँ पर चेन्नई में पानी आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल पाया, ये बताया गया है। देखिए यहाँ पर क्या सबको पानी मिल पाया, आप सभी लोग जानते हैं कि नगर पालिकाएँ आपूर्ति करती हैं और आधी ज़रूरतें पूरी होती हैं, कुछ को नियमित रूप से मिल जाता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। यानी आप वही चीज़ें यहाँ पर भी आ गई, अमीर और गरीब की जो खाई है वो आपके सामने यहाँ पर भी आ गई। यानी अमीर व्यक्ति है, उसके सामने 50 संसाधन है, 50 तरीके से साधन है कि वो उसके पास रिसोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के पास साधन नहीं है, गरीब व्यक्ति कहीं ना कहीं मारा ही जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि पामनी की उपलब्धता यहाँ पे बताया गया है कि कुछ लोग जो है जलापूर्ति कमी ज़्यादातर गरीबों पर ही पड़ता है, जबकि मध्यम वर्ग जो है इनके सामने पानी की किल्लत पैदा होती है तो ये बोरवेल खोद कर टैंकरों से पानी खरीद कर, बोतलों में पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। यानी कि सीधे कहा जाए कि हमें सबसे ज़्यादा हमारे देश में नुकसान किसे होता है? पुअर्स को होता है, यानी गरीबों को होता है। जैसे आपने लॉकडाउन में देखा, कोरोना त्रासदी में लॉकडाउन में देखा, सबसे ज़्यादा कौन मरा, सबसे ज़्यादा कौन बेघर हुआ? ठीक है, ये कौन हुआ? वो श्रमिक हुए, यानी गरीब तबके के लोग। अमीरों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मध्यम वर्गों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ कौन? गरीब तबका। तो कहीं ना कहीं वही बात यहाँ पर स्वीकार कर रही है किताब कि भाई सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है? गरीबों पर पड़ता है। और सरकार हर बार प्रयास वही करती है सरकार कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मैंने आपको फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि भाई कागजों में सब योजनाएं जो होती हैं वो बहुत लंबी चौड़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती हैं कि भाई इतने को लाभ मिल गया। जैसे आपने देखा होगा अभी इससे कोरोना त्रासदी के दौरान आपने जो भुक्तभोगी हैं वो आप जानते भी होंगे कि सरकार ने दावा किया कि हमने 50 करोड़ लोगों को मदद पहुँचा दी, 50 करोड़ लोगों को राहत पैकेट पहुँचा दिए। लेकिन अगर आप अपने मोहल्ले में ही, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने मोहल्ले में उठा के देखें और आपको ऐसे तो लोग मालूम होंगे 4-6 लोग जो कि जिनके पास खाने को भी नहीं है, हर मोहल्ले में होते हैं लगभग, और आपको पता होगा उनके साथ क्या है। तो ये हकीकत है, यानी सरकार जो दावा करती है वो होता ही नहीं है। हकीकत यही है, हर सरकारों का यही है। मैं वर्तमान सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, जितनी सरकारें नहीं हैं वो उनका बस वही रहता है कि भाई ऊपर से 100 रुपये चलते हैं, नीचे तक आते आते 10 रुपये मिल पाते हैं। तो ये हकीकत बन चुकी है। नहीं, सरकार के आंकड़े कुछ अलग कहते हैं, यानी सरकार कुछ अलग काम करती है। सरकार के कागजों में पूरा हो जाता है, सरकार के कागजों में पूरा महल बन के खड़े हो जाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ होता ही नहीं है। तो ये हकीकत है। तो इस हकीकत को किताब भी स्वीकार कर रही है, गवर्नमेंट के सोर्स भी स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया किसानों से पानी छीनना। अभी वर्तमान में क्या हो गया है कि कुछ निजी कंपनियों ने किसानों से जो है उनकी ज़मीनें ले रखी हैं लीज पर। ऐसे करके क्या करते हैं, उनकी ज़मीनों पर वो बोरवेल सेट लगाते हैं और वहाँ से पानी ले जाकर शहरों में बेच देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि ज़मीन का जब भौमजल से अगर पानी निकालेंगे, ज़मीन से पानी निकालेंगे तो भौमजल स्तर जो होगा, वाटर लेवल, वो नीचे चला जाएगा। और नीचे चले जाने से क्या होगा कि किसानों को आने वाले समय में समस्याएं होंगी। लेकिन वही बात है, किसान अभी शॉर्ट टर्म में उसे ये देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म में कि भाई हमें पैसे मिल जाएंगे, हमारी अभी हाल की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो इस वजह से वो अपनी ज़मीन लीज वगैरह पे प्राइवेट फर्मों को दे देते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि भाई पानी जो है, यानी केवल खेती का पानी ही छिन जाता है, बल्कि गांव के लिए पानी की पीने की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। और इस तरह से अब क्या है, भूमि जल स्तर जो है वो भी नीचे जा रहा है। तो ये कहानी के रूप में अब आप ये सब बातें जानते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं किसानों के पानी वगैरह, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये बड़े बड़े शहरों में हो रही हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में टैंकर भर के आते हैं,
मैं जब राजस्थान में था तो मैंने देखा था, राजस्थान में क्या होता है कि हर घर में उन्होंने खुद के टैंकर बना रखे हैं, टैंक बना रखे हैं, बहुत बड़े टैंक बना रखे हैं, और वहाँ पर वो टैंकर खरीद लेते हैं, पानी का टैंकर 300 या 400 रुपये में खरीद लेते हैं, और वो टैंकर जो होता है तो मीठे पानी वाले इलाके हैं वहाँ से पानी भरकर लाते हैं और फिर ऐसे करके प्रोवाइड करवा देते हैं। तो जहाँ से पानी लेकर आ रहे होंगे, ज़मीन से ही निकाल रहे होंगे पानी, अब ज़मीन से जो पानी निकाल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि भाई ज़मीन का जल स्तर है वो भी तो कम होगा। तो वही बात यहाँ पे दोहराई गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला जो नोट करके लिख लेना, संवहनीय शहर और समुदाय यानी सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ये हमारा जो है कौन सा लक्ष्य रखा गया, 11 में रखा गया है। संवहनीय शहर और समुदाय का मतलब क्या है? अब देखिए अधिकतर हमारे भारत में जो शहरों का निर्माण हुआ है वो उनके लिए कोई प्रॉपर योजना नहीं है। कुछ शहर ऐसे हैं, जयपुर हुआ, चंडीगढ़ हुआ, कुछ शहर जो हैं वो योजनाबद्ध तरीके से हैं। बाद बाकी ज़्यादातर मोस्टली शहर ऐसे हमारे यहाँ जिनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ है। और योजनाबद्ध तरीके से जब किसी शहर का निर्माण नहीं होगा तभी आप देखते होंगे जल भराव की समस्या आ रही है, जगह जगह बरसात के सीजन में जल भराव हो रहा है, ठीक है, गंदगी का अंबार लगा है, यानी कि गंदगी का अंबार लगा है, नाले जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है, बस्तियां बहुत ज़्यादा मलिन हैं। ये सब समस्याएं आप देख पा रहे होंगे। ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने शहरों का निर्माण जो किया है प्रॉपर रूपरेखा के अकॉर्डिंग नहीं किया है। देश के कुछ चुनिंदा शहर ही हैं, जैसे जयपुर हुआ, चंडीगढ़ हुआ, एक दो शहर और हैं जो मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं। तो इन शहरों का निर्माण प्रॉपर तरीके से हुआ, हर सिस्टम ध्यान में रखते हुए हुआ कि भाई ये सिस्टम यहाँ होना चाहिए, नालियाँ ऐसी होनी चाहिए, ये रोड ऐसी होनी चाहिए। लेकिन कुछ जो शहर हैं आजकल के वो ये देख कर हो ही नहीं रहे हैं इनका निर्माण, वो तो अंधाधुंध तरीके से बस उन्हें क्या है बसाव करते जाओ। जैसे आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई दिल्ली के आसपास जो हरियाणा का एरिया लगता था, यूपी का लगता था, उन सब में दूर दूर तक जो गांव थे वहाँ पर भी आज 20 मंजिला इमारतें बन के खड़ी हो गई हैं। अब समझ में ये नहीं आता है कि पहली बात तो वहाँ पे 20 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी हैं, वहाँ पर ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था। लेकिन वही है कि यहाँ पर आधुनिकता की दौड़ में बढ़ रहे हैं। सबको लगता है कि भाई मैंने एक चीज़, एक कॉमन वर्ड सुना है सभी के मुंह से कि नहीं है दिल्ली में रहना है, पता नहीं क्या दिल्ली में एक रहने का फितूर सवार होता है। और दिल्ली में ऐसे करके जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली की अगर आप रूपरेखा देखेंगे तो दिल्ली के अंदर आप देख पा रहे होंगे आज की डेट में दिल्ली शहर का पूरा स्ट्रक्चर जो है पूरा खराब हो चुका है। तो ऐसे करके वहाँ भी आप समझ सकते हैं ना तो रिसोर्सेज ढंग से मिल पा रहे होंगे, ना ही वहाँ पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी प्रॉपर रूप में नहीं चल पा रही होंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर खराब है। तो जल की सुविधाएं नहीं है, जल नहीं है, लेकिन वहाँ पर निर्माण करे जा रहे हैं, धड़ल्ले से निर्माण करे जा रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे दिल्ली में सबसे ज़्यादा आपको गंदगी देखने को मिलेगी, जबकि राजधानी है हमारी। आसपास अगर उसकी बस्तियाँ देखें आप दूर दूर तक, तो हर आदमी यही कहता है मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। और दिल्ली में दूर दूर तक बहुत ज़्यादा जितने भी बड़े बड़े शहर आप देखेंगे, मुंबई देखें, मुंबई का धारावी देख लीजिए, सबसे बड़ा यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। तो ये जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनकी हकीकत ये है कि आज उनमें वहाँ पर कहा जाए तो प्रॉपर संरचना ना होने की वजह से, प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का लक्ष्य रखा है, यानी संवहनी शहर बनाए, यानी प्रॉपर योजनाबद्ध तरीके से। जैसे गवर्नमेंट ने एक नारा भी दिया था स्मार्ट सिटी, यानी सिटियों को स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई हर सिटी में वाईफाई लगेगा, वाईफाई का मतलब स्मार्ट नहीं होता है। स्मार्ट का मतलब ये होता है कचरे का निपटान प्रॉपर तरीके से हो, साफ सफाई हो, ठीक है, जल की उपलब्धता हो, लोग जो हैं बेघर न रहें। वहाँ पर आप देखते होंगे सड़कों पर लोग तमाम बेघर घूमते हैं। इसके अलावा रोजगार पाने वाले व्यक्ति उनके लिए भी पूरा प्रॉपर आवास का इंतजाम हो, तो वो स्मार्ट सिटी बोला जाता है। तो स्मार्ट सिटी वाली परियोजना जो रखी गई है वो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के दायरे में ही रखी गई है। इसी के तहत वो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। ये यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था। अब यहाँ पर बताया गया है कि विकल्पों की तलाश कैसे की जाए। यहाँ पर जल उपलब्धता पर, यानी कि जल उपलब्धता पर फोकस किया गया है कि विकल्पों की तलाश कैसे की जाए। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेना, इसमें विकल्पों की तलाश कैसे की जाए। पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि आज की डेट में हमारे यहाँ कितनी बड़ी अनुपलब्धता है। यानी कि यहाँ पर अगर वैसे हम इकोनॉमिक रूप से देखें तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति को जल की आवश्यकता कितनी होती है, यानी 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल मिलना चाहिए। इस शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी मिलना चाहिए, यानी ये मात्रा लगभग 7 बाल्टी के पानी के बराबर है। ये बाल्टी वाला मतलब लिखना। लेकिन अगर हम बात करें झुग्गियों की, तो झुग्गियों में केवल मात्र प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है कि भाई शहरी इलाकों में कितना मिलना चाहिए, 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। इसके अलावा जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर 20 लीटर से कम भी नहीं मिल पा रहा है। और वहीं अगर बात करें, एक एग्जाम्पल और दिया गया है कि दूसरी तरफ जो आलीशान होटल वगैरह हैं शहरों में, यहाँ पर शहरीकरण वाले लोग हैं उन्हें, यानी कि जो अच्छे खासे लोग हैं उन्हें लगभग 1600 लीटर प्रति व्यक्ति 1600 लीटर पानी तक मिल जाए। यानी एक शहर के अंदर ही अंदर इतनी सारी असमानताएं देखने को मिलेंगी। ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो यहाँ पर वही बताया गया कि भाई नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति की कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है।
ये हकीकत बात है, यानी कि जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है। देखिए मैं सरकार की नाकामयाबी तो मैं नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा जनता की नाकामयाबी है। जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल अभी आपको दिया कि लोग आधुनिकता की दौड़ में ऐसे दौड़े जा रहे हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं हम करेंगे क्या वहाँ पर। अब जैसे हम देखते हैं अपने आसपास के लोगों को, कोई भी हुआ कि भाई हम दिल्ली में रहेंगे, यानी उसके पास उसे ये भी नहीं मालूम है वहाँ पे पानी की सुविधा है या नहीं है, उसे लगता है भाई दिल्ली में बहुत कुछ है। लोग अपने, जैसे अभी आपने समस्या देखी होगी बिहार और जो आपके यूपी पूर्वांचल साइड के जो लोग थे, अक्सर रोजगार के लिए वहीं पर जाते हैं, यानी समस्याएं क्यों क्रिएट होती हैं, यानी लोगों ने माइंड सेट बना रखा है अगर लोग अपने अपने जिला स्थान में ही अपने आसपास के क्षेत्र में रोजगार तलाश करें या रोजगार का सृजन करें तो यकीन मानिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग करते क्या है कि वे दिल्ली जाएंगे, दिल्ली रहेंगे, वहाँ पर रोजगार बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसे करके शहरों पर दबाव बढ़ रहा है और शहरों का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं वो भंग होता जा रहा है, यानी संरचनाएं अनियंत्रित होती जा रही हैं। और ऐसे में सरकार की आपूर्ति, सरकार कहाँ से आपूर्ति कर लेगी। अब मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कोई व्यक्ति दिल्ली का कह के जाता है और वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में किसी गाँव में जाकर एक मकान खरीद लेता है। अब सरकार से कहता है भाई दिल्ली में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो सोचने वाली बात है भाई नोएडा में आप किसी गांव में जाके बस गए जहाँ पे पानी पहले से ही नहीं था, बस आपने जल्दबाजी में वहाँ पे महंगा सा प्लॉट ले लिया 25-30 लाख का और बना लिया वहाँ पर। तो आप खुद सोच सकते हैं सरकार यहाँ पे नाकामयाब नहीं होगी तो क्या होगा। अब वही है कि भाई आधुनिकता की दौड़ में किससे कहा जाए, किससे समझाया जाए, सभी लोग अंधाधुंध दोहन करने में लगे हैं रिसोर्सेज का। तो सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो ये प्लानिंग देखिए कि भाई हमें किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का उपयोग करना है। मेरा मानना तो यही है। मैं हर चीज़ को साइंटिफिक रीजन से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यानी कि हर चीज़ में नाकामयाबी लोग क्या करते हैं, सरकार पर थोप देते हैं, लेकिन सरकार से ज़्यादा कभी कभी लोगों की भी नाकामयाबी होती है। जैसे मैंने खुद देखा है दिल्ली के मामले में, मैंने खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है कि सरकार से ज़्यादा नाकामयाबी खुद की भी है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग समझने को तैयारी नहीं है। लोगों को लगता है सरकार ही सब कुछ करेगी। अब बात बताई गई है कि भाई दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर ही रही है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुँच होती है। सरकार की जिम्मेदारी बताई गई है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार सबको जलापूर्ति करे। ये सब वही सरकार की बातें कही गई हैं कि सरकार कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी, यानी कुछ दलीलें दी गई हैं कि भाई सरकार को कैसे करना है। अब यहाँ पर कहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर जलापूर्ति जो है सरकारी कंपनियों ने निजी कंपनियों को सौंप दी है, वहाँ पर कीमतों में भारी इजाफा हो गया है। तो भारी इजाफा होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर दंगे वगैरह हुए। जैसे यहाँ पे बोलीविया कंट्री का एग्जांपल दिया जाता है कि बोलीविया में क्या किया कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनियों का हाथ में टेंडर दे दिया जल का। प्राइवेट कंपनियों ने क्या किया, ऊंचे दरों पर जल वगैरह लिया, तो बोलीविया में दंगे हो गए। तो ये भी स्थिति क्रिएट हुई, यानी कि जब जल नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे। यहाँ पे आप देखते होंगे हर जगह लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दिल्ली में अक्सर हो जाता है, ठीक है। जल नहीं मिल पाता है तो आपस में जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एक यहाँ पर एक शहर की कहानी बताई गई, पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति की कहानी बताई गई है। ये नोट करके लिख लेना। ये एक ब्राज़ील का शहर है पोर्तो एलेग्रे। इसमें है क्या, पोर्तो एलेग्रे में यहाँ पे क्या है भाई, जनता बहुत ज़्यादा गरीब है। अब लेकिन सरकार ने ये किया है, सरकार ने जो है यहाँ पर जल की फैसिलिटी में प्रोवाइड करवाई है। तो जल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने से ये हुआ है कि यहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर थी वो कम हो गई। शिशु मृत्यु दर कम इसलिए हो गई कोई जल साफ है, स्वच्छ जल है। और आपने अभी देखा कि हमारे देश में लगभग प्रति वर्ष 1600 बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। ये भी देखा आपने, जिनमें अधिकतर बच्चे जो होते हैं 5 साल से कम एज के होते हैं। ये भी आपने यहाँ पर अभी ऊपर देखा। तो ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जल पर इन्होंने फोकस किया कि भाई जल से होने वाली बीमारियाँ हैं, कैसे यहाँ के लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, तो सरकार ने ये प्रोवाइड करवाया। सरकार ने खुद प्रोवाइड करवाया, सस्ते दामों पर प्रोवाइड करवाया। तो यहाँ पर लिख लेना पहला पॉइंट, ये पोर्तो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे से ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। ये लिख लेना इसी में। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाया है और ये शिशु मृत्यु दर में गिरावट का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा पानी की औसत कीमत कम रखी जाती है जिससे गरीब लोग आधी कीमत पर ये खरीद सकें। ये लिख लेना पोर्तो एलेग्रे के बारे में, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही बात बताई गई दूसरी स्थिति में कि कहीं कहीं जलापूर्ति की कमी होती है, तो यहाँ पे क्या करती है, जहाँ जलापूर्ति की कमी होती है तो निजी जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी गई है। तो ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमतों में इजाफा आया है और पानी की कीमतों में इजाफा आने से क्या होता है, वहाँ बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पानी का खर्चा उठाने में संभव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया होगा सेकंड सब पॉइंट, और इसी में नोट करके लिख लेना कि भाई बोलीविया का एग्जाम्पल दिया गया। बोलीविया में पानी को लेकर दंगे भी हो गए कि बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसका दबाव सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीन कर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। नोट करके सेकंड पॉइंट के नीचे ही नोट करके लिख लेना। यहाँ बोलीविया का एग्जाम्पल बताया गया है, बोलीविया में किस तरह से दंगे भड़क गए वो बताया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक सतत विकास लक्ष्य 12वां बताया गया है और ये बहुत अच्छा लक्ष्य बताया गया है, सतत विकास लक्ष्य 12वां नोट करके
ये बताया गया है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी जिम्मेदारी से उपभोग करें और उत्पादन करें। आप सभी को मालूम है कि भारत की जनता जिम्मेदार कितनी है, जब आप अच्छे से जानते होंगे। यानी हाँ, यहाँ पर स्थिति ये है कि भाई किसी के पास अगर रिसोर्स हैं उनका वो अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सभी के लिए है, यानी मैं भी उसमें शामिल हूँ। यानी किसी के पास अगर पानी है तो आराम से, यानी कि हमारे यहाँ तो अच्छी पानी की किल्लत ही नहीं है, तो आराम से मतलब क्या होता है, भाई नहाना होता है तो भाई सबमर्सिबल चलाया, पानी से नहाए। तो यानी कि सभी लगभग यही करते हैं। जिसके पास रिसोर्सेज है वो सोचता नहीं है कि भाई इसे बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, यानी जितना है उसे ढंग से खर्च करो। तो सबसे बड़ी बात है, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उसे जिम्मेदार ढंग से जो है उसका कंजम्पशन करें, यानी उसकी उत्पादकता भी देखें कि उत्पादकता हो रही है या नहीं हो रही है, हम अंधाधुंध तरीके से उसको खर्च ना करें। तो ये सतत विकास लक्ष्य बारे में रखा गया है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि भाई मुंबई की जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। यानी कि भारत में सरकारी विभाग की सफलता के कई उदाहरण हैं। उदाहरण के मतलब ये है कि सरकार क्या करती है, जलापूर्ति के बदले पैसा वसूल करती है, यानी कि जल का भी पैसा लगता है। जैसे बिजली का बिल देना पड़ता है वैसे जल का भी बिल देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट करके आप लिख लेना, थर्ड पॉइंट, कि भारत में सरकारी जल विभाग की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं। जैसे मुंबई के जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पैसा जुटा लेता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसमें लिख लेना, थर्ड का सब पॉइंट। तो ये तो आपने देख लिया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही बताया गया है कि भाई मुंबई मेट्रो, जो कि मुंबई मेट्रो या मुंबई परिवहन रेलवे, यानी लगभग ये रेलवे मुंबई वाली जो है 65 लाख लोग यहाँ पर डेली यात्रा करते हैं। और सबसे बड़ा नेटवर्क भी माना जाता है, दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग माना जाता है मुंबई में विभिन्न स्थानों पर लोग, क्योंकि जनसंख्या का दबाव भी इतना ज़्यादा है। देखिए एक बात और है कि सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार परक जो उद्योग हैं, कुछ कमी जो है उद्योग धंधों वालों की है, सरकार की भी यहाँ पे थोड़ी सी कमी ये है कि ज़्यादातर जो उद्योग धंधे हैं महानगरों को ध्यान में रखकर सेंट्रलाइज किए जा रहे हैं। जबकि मेरा मानना ये है, अगर उद्योग धंधों को आप रूरल एरिया में अगर उन्हें फोकस करेंगे तो यकीन मानिए दिक्कतें नहीं आएंगी। अब जैसे मेरा सुझाव हमेशा से यही रहता है कि सरकार तमाम एक्सप्रेस वे निकालती है, हाईवेज निकालती है, तो आप यह करिए कि आप हाईवेज के किनारे उद्योग धंधों को सिचुएट कर दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत नहीं होगी और विभिन्न जगहों पर लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग सरकारें क्या करती हैं कि भाई एक पर्टिकुलर सिटी है, सिटी के इर्द गिर्द उन्होंने पूरे उद्योग धंधे विकसित कर दिए। तो ऐसे में जो बड़े बड़े शहर होते हैं उन पर जनसंख्या का दबाव अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर पहलू पर हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति सज्जन दिखाए गए हैं। अब सज्जन दिखाए गए हैं चूँकि आप देख के समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं ये। तो बताया गया है शौचालय, यानी आपने अमिताभ बच्चन का ऐड भी देखा होगा एक, जिसमें एक बच्चा छोटा सा होता है, उसके साथ बैठते हैं, कहते हैं देखो वहाँ अगर पत्थर फेंकेंगे तो कौन निकलेगा, तो यहाँ पत्थर फेंकेंगे। वो ऐड देखा होगा आपने कि यहाँ से हमारे चाचा निकलेंगे, वहाँ से हमारी ताई निकलेंगी लोटा लेकर। तो बच्चे के साथ आपने दूरदर्शन पे ऐड काफ़ी फेमस रहा। तो ये स्थिति हमारे यहाँ भी है, यानी कि हमारे यहाँ भी बताया गया है कि हमारे यहाँ लगभग कितने परिवारों के पास खुद की शौचालय या लेटरिन है या नहीं है, तो बताया गया है। देखिए वर्तमान में सरकार ने प्रयास भी किया है घर घर शौचालय बनवाने का, लेकिन आपने देखा होगा शौचालय में भी घोटाला हुआ है। अगर आप उठा के देखें राज्यवार आंकड़े, तो राज्यों में कागजों में तो चढ़ गए हैं शौचालय के, कागजों में इतने लाख शौचालय बने हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पैसा खा लिया गया है। ये लगभग हर राज्यों की स्थिति है और लगभग बिहार यूपी इसमें छूटे नहीं है, यानी बिहार की स्थिति और ज़्यादा खराब है यहाँ से। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पर बताया गया अछूतों की शिकायतों को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य, राजकोट स्वच्छता समिति 1896, एक वक्तव्य इन्होंने दिया था कि भाई पीने के लिए साफ पानी यह भी जरूरी है, कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता पर ध्यान रखा जाए। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। अब देखिए भारत की बात करें, भारत की स्वच्छता सुविधाओं में यहाँ पर पूरा चैप्टर जो है इन्होंने जल पर जो सेंट्रलाइज कर दिया है। जल की समस्याओं को यहाँ पर केंद्र में रखा है कि जल की समस्याएं कितनी गंभीर हैं और कैसे इनसे निपटना है। तो यहाँ पर बताया गया है, अगर हम देखें यहाँ पर आप पहला पॉइंट ये लिख लेना कि भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा जो है तो जलापूर्ति से भी छोटा है। और 2011 के आंकड़े अगर हम उठा के देखें तो यहाँ पे भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट आप यहाँ से लिख लेना, ठीक है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाओं में यहाँ पर घर के भीतर शौचालय में ओनली 53% परिवारों के पास ही यानी घर के अंदर शौचालय है। और यहाँ पर भी अगर हम ग्रामीण स्तरों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में शौचालय है ही नहीं। अब देखिए ग्रामीण स्तर पर एक कमी और है
जो मैंने देखी है शौचालय के बारे में। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कि हम 50 बीघा या 500 बीघा, एक कहावत जो है आप लोगों ने सुनी होगी, और हमारे यहाँ अक्सर करके कहावत जो कुछ बुजुर्ग हैं वो कह देते हैं कि भाई हम 500 बीघा के खेत में मतलब फ्रेश होके आते हैं, हम इस यानी कि 2x2 की इस कोठरिया में बैठ के मतलब यानी कि इस कोठरी में बैठ के मतलब फ्रेश होंगे। तो ये कुछ लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि वो कहते हैं 500 बीघा खुले मैदान में करके आते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है 500 बीघा में खुले मैदान में फ्रेश होने से कितनी बीमारियां फैल रही हैं। वो लोग इस चीज़ को पर फोकस नहीं करते। तो कुछ लोगों की हैबिट चेंज नहीं हो पा रही है। हकीकत बात यह शौचालय ग्रामीण स्तर पर भी प्रयोग में नहीं आ पाने का एक प्रमुख रीजन ये है कि हैबिट चेंज नहीं हो रही है। आज भी लोग क्या करते हैं, लोगों को बड़ा आसान लगता है कि भाई खेतों में गए ना पानी डालने की झंझट है ना कुछ, कहीं भी मन आया वहीं भी हम फ्रेश हो आए। लेकिन जब घर में होंगे तो पानी भी डालना पड़ेगा, प्रॉपर सफाई करनी पड़ेगी, तो लोगों को आलस टाइप लगता है। मैंने ये नोटिस किया है। और थोड़ा गाँव में बाहर घूमने जाएंगे तो थोड़ा 2-4 लोगों से बातें करेंगे, मेलजोल बढ़ाएंगे, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हमारे भारतीय समाज में ये भी देखने को मिलेंगी। और ये आप सब लोग जानते हो, अपने नियर बाई अगर आसपास के गांव हों तो यही एक कहावत आती है बड़ी कॉमन कि भाई हम ये 500 बीघे के खेत में या फिर इतने बड़े मैदान में हम फ्रेश होके आते हैं, इसमें कहाँ से हम फ्रेश हो जाएंगे। तो ये एक माइंडसेट बना हुआ है। इस वजह से जो आपका सुलभ शौचालय वाला ये जो है, यानी कि शौचालय वाला जो है घर घर शौचालय वाली योजना है वो फ्लॉप हो जा रही है कि लोग आज भी खुले में शौच कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक गैर सरकारी संगठन है सुलभ इंटरनेशनल। इसने पिछले 5 दशक में निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इनके लिए जो है स्वच्छता समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इस संगठन ने क्या किया है, इस संगठन ने लगभग 8500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक का मतलब होता है सभी के लिए सार्वजनिक शौचालय, और लगभग यहाँ पे बताया गया है लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, ठीक है, ये लिख लेना आप। अब देखिए सार्वजनिक शौचालय जो बनते हैं उनसे का लाभ क्या मिलता है, उनका लाभ ही मिलता है कि भाई 2 रुपये दे के या 5 रुपये दे के, 2 रुपये तो नहीं लगते, 10 रुपये लगते हैं। 2 रुपये की बात यहाँ पे कही गई है कि पेट्रोल शुल्क जो है 2 रुपये लिया जाता है, 2 रुपये कहीं लिया जाता है, 2 रुपये तो टॉयलेट का लेते हैं, फ्रेश होने के लिए 10 रुपये लेते हैं। और कहीं कहीं अच्छे टॉयलेट हैं तो वहाँ पर 15-20 रुपये चार्ज किए जाते हैं। जो लोग बाहर जाते हैं अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है स्थानीय विभाग इनकी स्थापना के लिए ज़मीन और पैसा मुहैया कराते हैं। तो यहाँ पर इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए ज़मीन और पैसा मुहैया करवाते हैं, जबकि रखरखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से की जाती है। यानी प्रयोक्ता जो प्रयोग करने वाले लोग हैं उनसे मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है, ठीक है। अब निष्कर्ष आया, निष्कर्ष हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है। अब देखिए ये लाइट वाला आंकड़ा है, ये बहुत पुराना आंकड़ा है, लिखना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। निष्कर्ष ये आता है कि भाई बुनियादी सुविधाएं जो है किसी भी राष्ट्र को आगे ले जाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, इस पर हम बहुत विस्तार से व्याख्यान भी दे चुके हैं कि बुनियादी सुविधाएं अगर किसी देश के पास ज़्यादा होंगी तो वहाँ के नागरिक जल्दी तरक्की करेंगे। और यकीन मानिए बुनियादी सुविधाएं किसी देश में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है तो यकीन मानिए जो प्रगति की दर है वो भी कहीं ना कहीं मंद हो जाएगी। अब चूंकि हमारे यहाँ समस्याएं दोनों ओर से हैं, सरकार की ओर से भी है और जनता की ओर से भी है। चूंकि सरकार अगर मान लो प्रोवाइड करवा दे तो जनता उसका कैसे उचित तरीके से में उपयोग करना है वो भी भूल जाती है। यानी समस्याएं हमारे यहाँ दोनों तरफ से, हमारे यहाँ एक तरफ एक पहलू नहीं है। अगर हम अपने माइंड में देखें तो सरकार तो है ही है, सरकार जैसी भी है अच्छी बुरी जो भी है, लेकिन उससे ज़्यादा जनता भी है, जनता भी कम नहीं है, जनता भी महान है, ठीक है। ये सरकार कोई चीज़ प्रोवाइड करवा रही है तो जनता क्या करती है, उसका बिल्कुल दुरुपयोग करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये भी हकीकत बन चुकी है। आज आप देखते होंगे, बड़ा कहते हुए भी बड़ा दुख होता है, शर्म आती है। अगर आप बात करें अगर सरकारी ट्रेनों की, यानी ट्रेनर गवर्नमेंट की हैं, तो ट्रेनों की टॉयलेट वगैरह में आप देखते होंगे टॉयलेट सीट के अंदर लोग अभद्र भाषा टिप्पणियाँ लिख कर जाते हैं, डिब्बों के अंदर तमाम तरह की गालियाँ लिख के जाते हैं, यहाँ तहाँ जो है वहाँ पे मतलब जो है गंदगी फैला के जाते हैं। तो आप खुद अनुमान लगाइए, सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन कहते हैं भारत की जो जनता है उसमें से कुछ लोग ऐसे इतने ज़्यादा महान हैं वो उस चीज़ के लाभ के लायक है ही नहीं। तो ऐसे में यही चीज़ निकल के आती है कि जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। ये चीज़ आप भी देखते होंगे, यानी सरकार प्रोवाइड करवा दी, आपने देखा होगा तमाम सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं। अब चूंकि जनता इतनी ज़्यादा महान है हमारे देश की कि भाई सीट पर करना है वो सीट पर नहीं करती, सीट से हटके करेगी। तो भाई अब इस चीज़ की कैसे निपटा जाए, गंदगी फैलाएगी, वहाँ पर रैपर डालेगी, जाम कर देगी टॉयलेट सीट्स वगैरह को। तो आप देखते होंगे तमाम जगह गंदगी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जनता भी डिजर्व नहीं करती है। हकीकत बात ये निकल के आती है कि सरकार भी फिर कहाँ तक प्रयास करे। कुछ तो जनता को भी सोचना चाहिए कि भाई सब चीज़ें सरकार सोचेगी,
मेरे नज़रिए में तो यही है कि दोनों लोग सोचेंगे तभी कुछ हो पाएगा, केवल एक एंगल से सोचने से नहीं होगा कि भाई सरकार करती जाए। देखिए दूसरी बात ये है, कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई जो है डंडे के जोर पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करवाई हैं। देखिए डंडे के जोर पर सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करवाई जा सकती हैं, यानी कि हर जगह डिटरेंस हो वो कारगर नहीं हो सकता। यानी कि सर्कस का सिर नहीं बनाना है जनता को, जनता सर्कस का सिर नहीं बन पाएगी। अगर हर जगह डंडे के जोर पर होगा तो यकीन मानिए फिर एक दिन डंडा ही राज करेगा, फिर लोकतंत्र रह ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो लोकतंत्र में जो है जनता की सहभागिता भी से भी होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि भाई जनता भी उनमें पार्टिसिपेट करे, जनता भी उन्हें समझे। जैसे इंदौर शहर के बारे में, इंदौर की जनता ने वहाँ पर अच्छे से वहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया, इंदौर की जनता ने गवर्नमेंट को भी यहाँ पर सपोर्ट किया, नगर पालिका को सपोर्ट किया, तो आज इंदौर क्लीनेस्ट सिटी में आ जाता है। यानी आपने देखा हुआ इंदौर हुआ, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर हुआ, तो यहाँ पर जनता ने भी सहभाग किया, सरकार के साथ साथ जनता ने भी सहभाग किया, तब ये जो शहर है स्वच्छ बन हुआ है। आपने देखा होगा इंदौर ने लगातार 3 साल तक अपना ये खिताब जीता स्वच्छ शहर का। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है हम दोनों तरफ से पार्टिसिपेट करें। कहते हैं ताली दोनों एक हाथ से नहीं बजती, यानी गवर्नमेंट और जनता दोनों ही सहभागिता करेंगी तभी हम ये सारे लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तो आई होप आज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए मेरा पूरा प्रयास रहता है, मेरा भरसक प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँ और कोई त्रुटि ना हो। इसके अलावा देखिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, बहुत जल्द हम लोग इनके यानी एनसीईआरटी के जो टेस्ट यानी पॉलिटी टेस्ट सीरीज है इसके एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवा देंगे विद इन इस मंथ में। आपको जो है इसके एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, अपना अध्ययन जारी रखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।